नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्राचीन भारत की गलियों में, खास तौर पर मध्य प्रदेश, और देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य ने, खास तौर पर सम्राट अशोक ने वहां अपनी क्या छाप छोड़ी है। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं, कुछ शैक्षिक लेखों के अंश, जो हमें इन स्तूपों और शिलालेखों की दुनिया में ले जाते हैं। तो इस चर्चा का मकसद है इन पुरानी इमारतों और लेखों से जुड़ी खास बातें निकालना। ये क्या हैं, क्यों अहम है, और ये हमें अशोक और उस जमाने के बौद्ध धर्म के बारे में क्या अनोखी कहानियां सुनाते हैं। चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले, ये स्तूप चीज क्या है? इसका जिक्र बार बार आता है। हाँ, स्तूप। ये संस्कृत शब्द स्तूप से निकला है, जिसका मतलब होता है ढेर या टीला। अच्छा, ढेर या टीला। हाँ, शुरू में ये शायद सम्मानित लोगों जैसे बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों को सहेजने के लिए बनाए गए पवित्र टीले थे, कह सकते हैं। और इनकी कोई खास बनावट भी होती है? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं थे, इनकी एक खास बनावट विकसित हुई। मुख्य हिस्सा होता है अंड, यानी वो गुंबद जैसा ढांचा। हाँ हाँ, वो डोम शेप। बिल्कुल, जो अक्सर बुद्ध के महापरिनिर्वाण या ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। उसके ऊपर होती है हर्मिका, एक चौकोर जंगला जैसा। अच्छा। और फिर शिखर पर छत्र, एक या कई शाही छाते, जो सम्मान का प्रतीक हैं। स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ और उसे घेरने वाली वेदिका यानी जंगला भी होता है। और वो दरवाजे जैसे जो होते हैं, नक्काशी वाले। हाँ, वो तोरण या प्रवेश द्वार बहुत शानदार होते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये तोरण अक्सर बाद में, जैसे शोंग या सातवाहन काल में जोड़े गए लगते हैं। अच्छा, ये बाद में आए। हाँ, ऐसा लगता है। वो जरा ये आंकड़ा सुनिए। एक प्राचीन श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है महावंश। उसमें लिखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000? हाँ ये संख्या बहुत मशहूर है। जी, तो मतलब बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये संख्या शायद प्रतीकात्मक हो, अशोक के विशाल पैमाने पर किए गए काम को दर्शाने के लिए, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि स्तूप निर्माण उनके शासनकाल में कितना महत्वपूर्ण था। और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि शुरुआती स्तूप जैसे भरहूत, सतधारा और सांची वाले, वो ज्यादातर ईंटों और मिट्टी के गारे से बने थे। हाँ, पत्थर का काम बाद में ज्यादा हुआ। ईंटों से शुरुआत होना तार्किक भी है। ये उस समय आसानी से उपलब्ध और बनाने में सुगम सामग्री थी। अब अगर मध्य प्रदेश के नक्शे पर नजर डालें, जैसा इन दस्तावेजों से पता चलता है, तो लगता है मौर्य काल के निशान हर तरफ बिखरे हैं। हाँ, नक्शा तो यही बताता है। सांची तो है ही, फिर भरहूत, उज्जैन की वैश्य टेकरी, कसरावद, देव कोठार, और सिर्फ स्तूप ही नहीं, अशोक के शिलालेख भी। रूपनाथ, गुर्जरा, पनगुर्रिया, सूची लंबी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये क्षेत्र कितना सक्रिय था मौर्य काल में। ये फैलाव क्या बताता है? मतलब इतनी सारी जगहें क्यों? ये महज कुछ जगहों के नाम नहीं है। ये फैलाव हमें बताता है कि मौर्य काल में मध्य प्रदेश, खासकर ये मालवा का पठार और यहाँ से गुजरने वाले व्यापारिक रास्ते कितने रणनीतिक और अहम थे। अच्छा, ट्रेड रूट्स। हाँ, विदिशा, उज्जैन, एरन जैसी जगह पहले से बसी हुई थी, लेकिन मौर्यों ने इन्हें प्रशासनिक और धार्मिक गढ़ों के रूप में और मजबूत किया। यहाँ स्तूपों और शिलालेखों का मिलना इसी बात का सबूत है। तो चलिए कुछ सबसे मशहूर स्तूपों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सांची का नाम तो शायद सबने सुना होगा। हाँ, सांची तो सबसे प्रसिद्ध है। कहते हैं सम्राट अशोक ने इसे ईसा पूर्व 3री सदी में बनवाया था। शुरू में ईंटों का था, बाद में इसे पत्थर से ढककर और भी भव्य बना दिया गया। बिल्कुल। दस्तावेजों में इसका व्यास करीब 120 फुट और ऊंचाई 54 फीट बताई गई है। काफी विशाल है। हाँ, बहुत बड़ा है। इसकी दोबारा खोज 1818 में जनरल टेलर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने की। हाँ, और बाद में सर जॉन मार्शल ने 1912 से 1919 के बीच इसकी मरम्मत और संरक्षण का बड़ा काम किया। उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और सांची सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही अहम नहीं है। इसका एक सिरा अशोक के निजी जीवन से भी जुड़ता है। वो कैसे? पास का शहर विदिशा उनकी पत्नी देवी का गृहनगर माना जाता है, और यहाँ से जो अशोक का शिलालेख मिला है वो बहुत कुछ कहता है। अच्छा, शिलालेख भी हैं सांची में? हाँ, उसमें बौद्ध संघ यानी भिक्षुओं के समुदाय में किसी भी तरह की फूट डालने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी है। ओहो, मतलब डिसिप्लिन को लेकर। हाँ, ये महज एक धार्मिक आदेश नहीं लगता, ये अशोक की राजनीतिक समझ को भी दिखाता है कि कैसे संघ की एकता साम्राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी थी। वो जानते थे कि धर्म में बंटवारा शासन के लिए खतरा बन सकता है। ये तो दिलचस्प है। अगला पड़ाव में भरूत,
ये सतना जिले में पड़ता है। हाँ, भरूच। माना जाता है कि इसे भी अशोक के समय में शुरू किया गया और बाद में शुंग राजाओं ने इसमें और काम करवाया, इसे सजाया संवारा। हाँ, शुंगों का योगदान भी रहा। इसकी खोज का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्होंने 1873 में इसे दुनिया के सामने रखा। आज इसके जो नक्काशीदार हिस्से जैसे तोरण और वेदिकाएं बची हैं वो कमाल की हैं। हाँ, वो तो अब म्यूजियम में है ज्यादातर। हाँ, उन्हें कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और प्रयागराज संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। और भरहूत के ये अवशेष वाकई सोने की तरह कीमती हैं। दस्तावेज इन्हें शुरुआती बौद्ध कला का उत्कृष्ट नमूना कहते हैं, और ये सही भी है। क्या खास है इनमें? इन पर जातक कथाएं उकेरी गई हैं, यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। ये न सिर्फ उस जमाने की धार्मिक सोच बताती हैं, बल्कि उस दौर के कारीगरों का हुनर और कहानी कहने की उनकी कला का भी बेजोड़ नमूना है। आप उन्हें देखकर उस समय के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। कमाल है। अब चलते हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। वहां महाकाल मंदिर के पास ही एक जगह है, वैश्य टेकरी। हाँ, वैश्य टेकरी। दस्तावेज बताते हैं कि 1938-39 में M.B. गार्डे ने यहाँ खुदाई की थी और उन्हें वहाँ एक स्तूप कर खंडर मिले हैं। अच्छा, वहां भी स्तूप था? हाँ, और उसमें से जली हुई इंसानी हड्डियां, राख, लोहे की कीलें वगैरह निकली। ओहो, अस्थि अवशेष। हाँ, और इन अवशेषों का मिलना उज्जैन के इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है। ये किसकी हो सकती हैं? हालांकि सीधे तौर पर ये कहना मुश्किल है कि ये अस्थियां किसकी हैं, पर ऐतिहासिक मान्यताओं और संदर्भों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये शायद बुद्ध के प्रमुख शिष्यों जैसे महाकच्चायन या फिर सारिपुत्र और मुगलन के हों। अच्छा, जिनका संबंध उज्जैन और अवंती क्षेत्र से रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये खोज इस बात को और पुख्ता करती है कि उज्जैन बहुत पुराने समय से ही बौद्ध धर्म का एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे शायद महास्तूप का दर्जा प्राप्त था। तो ये कहानी सिर्फ सांची, भरूच या उज्जैन तक ही सीमित नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में और भी कई जगह हैं जहां मौर्यकालीन स्तूपों के निशान मिलते हैं, जैसे खरगोन जिले में कसरावत। हाँ, कसरावत, जहाँ 11 स्तूप मिले थे। 11। अच्छा। और इसके बारे में कहा गया कि अशोक के समय ये एक विकसित बौद्ध केंद्र था। फिर रीवा जिले में देवकोठार। देवकोठार, हाँ। उसे भी मौर्यकाल में एक बौद्ध केंद्र के तौर पर विकसित बताया गया। नर्मदा किनारे खरगोन में ही नावदा टोली। फिर सद्धारा, तुमैन। ये बिखरे हुए स्थल दिखाते हैं कि स्तूप बनवाना कोई इक्का कुक्का घटना नहीं थी, बल्कि एक व्यापक मुहिम का हिस्सा लगता है। बिल्कुल सही। ये व्यापकता दर्शाती है कि बौद्ध धर्म का असर और मौर्य प्रशासन की पकड़ इस इलाके में कितनी गहरी थी। अलग अलग जगहों पर स्तूपों का मिलना ये भी दिखाता है कि शायद स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा और शाही संरक्षण भी दूर दराज तक फैला हुआ था। अब स्तूपों के साथ साथ मौर्यकाल की कहानी पत्थरों पर खुदे शब्दों में भी जिंदा है। अशोक के शिलालेख। हाँ, अशोक के एडिक्ट्स। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश में भी ये कई जगह मिले हैं और ये भारत के सबसे पुराने पढ़े जा सकने वाले लेखों में से हैं। बिल्कुल। हमें रूपनाथ जबलपुर के पास, गुर्जरा दतिया जिले में, सांची रायसेन में, पनगुरिया सीहोर जिले में और सारोमारो शहडोल जिले में जैसी जगहों पर ये शिलालेख मिले हैं। हाँ, ये प्रमुख स्थल हैं। और इन शिलालेखों का महत्व तो पूछिए मत। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, 1837 तक हम इन पुरानी लिपियों को पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, उससे पहले नहीं पढ़ पाते थे? नहीं। फिर जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की और तब जाकर पहली बार हम सीधे अशोक के अपने शब्दों, उनके फरमानों और उनकी सोच को समझ पाए। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। बिल्कुल। इतिहास को समझने में एक क्रांतिकारी मोड़ था ये। ज्यादातर शिलालेखों में अशोक खुद को देवानाम पिये पिये दस्सी कहते हैं। देवानाम पिये पिये दस्सी, इसका मतलब? यानी देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा। लेकिन गुर्जरा वाला शिलालेख कुछ खास है ना? हाँ, गुर्जरा शिलालेख इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम मिलने वाला स्पष्ट उल्लेख है, देवानाम पिये पिये दस्सीनो अशोक राजस। मतलब? यानी देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक का। ये उन चंद शिलालेखों में से है जहां अशोक नाम साफ साफ लिखा मिलता है। ओहो, तो इससे पक्का हो गया कि देवानाम पिया पियदस्सी अशोक ही थे। हाँ, बिल्कुल। इससे इतिहासकारों को ये पक्का करने में मदद मिली कि देवानम पिया पियदस्सी और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही थे।
ये एक बड़ी पहेली के सुलझने जैसा था। और हर शिलालेख अपनी एक अलग कहानी कहता है, जैसे रूपनाथ वाला। हाँ, रूपनाथ वाला धम्म के पालन से स्वर्ग मिलने की बात करता है, उनके धर्म प्रचार पर जोर देता है। सांची वाला, जैसा हमने पहले बात की, संघ में एकता बनाए रखने का आदेश देता है। और पनगुडरिया वाला, वो भी सीहोर में है। और पनगुडरिया वाला शिलालेख तो और भी दिलचस्प है। उसमें अशोक खुद को महाराज कुमार बता रहे हैं। महाराज कुमार मतलब राजा बनने से पहले? हाँ, यानी शायद तब वो राजा नहीं बने थे, राजकुमार थे। और वो अपनी पत्नी, जिसे उपासिका यानी बौद्ध धर्म की अनुयायी कहा गया है, के साथ किसी विहार या मठ की यात्रा का जिक्र करते हैं। अपनी पत्नी के साथ? हाँ, इतिहासकार इसे अक्सर उनकी विदिशा यात्रा से जोड़कर देखते हैं, जब वो उज्जैन के गवर्नर थे और उनकी मुलाकात देवी से हुई थी। ये शिलालेख उनके जीवन के शुरुआती दौर और बौद्ध धर्म से उनके निजी जुड़ाव की एक दुर्लभ झलक देता है। वाह, ये तो पर्सनल टच जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, स्तूपों की बनावट, मध्य प्रदेश में उनका फैलाव, सांची, भरूच, उज्जैन जैसे खास स्थल, और फिर सीधे अशोक के शब्द उनके शिलालेखों में, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बहुत ही साफ और प्रभावशाली तस्वीर उभरती है। ये स्तूप और शिलालेख मिलकर हमें कई बातें बताते हैं। पहली, मौर्य साम्राज्य का शासन और प्रभाव कितना व्यापक था। मध्य भारत तक उनकी मजबूत पकड़ थी। हाँ, ये तो साफ है। दूसरी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक की व्यक्तिगत दिलचस्पी और सक्रिय भूमिका कितनी गहरी थी। बिल्कुल। तीसरी, मध्य प्रदेश सिर्फ एक राजनीतिक सूबा नहीं था, बल्कि उस दौर का एक अहम सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी था। और चौथी बात, इन जगहों का इतिहास रुका हुआ नहीं था, वो समय के साथ विकसित होता रहा। जैसे भरहूत में शुंगों ने काम जोड़ा, सांची में ईंट के स्तूप को पत्थर से ढका गया। ये बदलाव हमें निर्माण तकनीक के विकास, स्थायित्व की चाह और लगातार मिलते रहे राज के संरक्षण की कहानी भी सुनाते हैं। तो संक्षेप में कहें, मध्य प्रदेश मौर्यकालीन इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। हाँ, बिल्कुल। ये स्तूप और शिलालेख हमें उस जमाने की खिड़कियां खोलकर दिखाते हैं। अशोक का शासन कैसा था, उनका धम्म क्या था, और कैसे बौद्ध धर्म ने भारत में अपनी जड़ें जमाई। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर इन पत्थरों और टीलों में भी सांस ले रहा है। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या? अगर हम उस पारंपरिक संख्या को माने जो महावंश जैसे ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। हाँ, वो 84,000 वाली बात। और हमने तो आज सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ गिने चुने उदाहरणों की ही बात की है। तो सोचिए अभी कितना कुछ होगा जो अनदेखा है, जमीन के नीचे दबा हुआ है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में। और वो अनदेखे, अनखोजे स्थल हमें अशोक के साम्राज्य के असली विस्तार, उनकी नीतियों की पहुंच और उस समय के समाज और धर्म के बारे में और कौन सी अनकही अनसुनी कहानियां बता सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।